सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे सभी छात्रों और छात्राओं, सीखने सिखाने, अध्ययन अध्यापन और पढ़ने पढ़ाने की श्रृंखला के अंतर्गत हम आज अव्यय या अविकारी अध्याय से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपके समक्ष रखूंगा। कल के व्याख्यान के अंतर्गत मैंने आपको अव्यय या अविकारी के बारे में डिटेल से बताया था। अव्यय क्या होते, परिभाषा क्या होती, कितने प्रकार के होते, उनकी बिल्कुल सटीकता से, बिल्कुल मौलिकता और प्रामाणिकता से आपके समक्ष मैंने उनको रखा था। आपको मैंने कल के व्याख्यान में कहा था कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द यानी कि जिनमें विकार आ जाता है, विकृति आ जाती है, अर्थात जिनमें रूपांतरण हो जाता है, वो कहलाते हैं विकारी। और जनरली विकार उत्पन्न होता है लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष से। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये ऐसे प्रकरण हैं जिनके अंतर्गत, ऐसे शब्द हैं जिनके अंतर्गत लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष से विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ये कहलाते हैं विकारी। जबकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष से कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता, उनको बोलते हैं अव्यय या अविकारी। इनकी मैंने बहुत ही अच्छे से आप तक कल मैंने व्याख्या की थी और आपको बताया था। तो जिन विद्यार्थियों ने कल का वीडियो नहीं देखा, उनसे मेरा विशेष आग्रह, विशेष परामर्श है कि पहले आप उस वीडियो को देखें, तदुपरांत आज जो मैं प्रश्न सॉल्व कराऊंगा उसको करना। क्योंकि अव्यय या अविकारी को लेकर विद्यार्थी बहुत दुविधा में होता है, बहुत खुद को असहज महसूस करता है। तो यहाँ पर आज मैं कुछ परीक्षोपयोगी प्रश्न और विगत परीक्षाओं में पूछे गए आरपीएससी और दूसरे निकायों के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को आपके समक्ष रखूंगा। मेरा उद्देश्य आपको उलझाना या पचाना नहीं है। मैं देखता हूं बहुत सारे शिक्षकगण ऐसे प्रश्न पत्र और ऐसे प्रश्न सोल्व करवाते हैं, ऐसे विकल्प डालते हैं जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं, जिनके या तो एक से ज़्यादा आंसर सही होते हैं या तो प्रश्न की लैंग्वेज सही नहीं होती। तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमेशा याद रखिए, प्रश्न हमेशा उत्तर के लिए होते हैं, आपको उलझाने या पचाने के लिए नहीं है। बस लॉजिकली आपको मालूम हो, लॉजिकली आप तार्किकता के आधार पर उसका आंसर दे सकें, आपके कंसेप्ट क्लियर हों, तो उसी पहलू पर मेरा ध्यान रहेगा। तो आज मैं आपको अव्यय या अविकारी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। और विगत परीक्षाओं में जिस पैटर्न से प्रश्न पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है साहब, तो शुरू करते हैं। देखिए साहब, आपके सामने कुछ सेंटेंस है। पहले आपके पास एक प्रश्न लिखा हुआ है, देखो क्या लिख रहा है, क्या निर्देश है। रेखांकित शब्दों की व्याकरणिक कोटि तय कीजिए। यानी कि जहां अंडरलाइन हो रहा है उसकी व्याकरणिक कोटि आपको तय करनी है। रेखांकित शब्दों की व्याकरणिक कोटि तय कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला सेंटेंस है, पहला शब्द है अच्छा, किस वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त किया गया है। मोहन अच्छा लड़का है। क्या होगा बताइए, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। मोहन अच्छा है। यहां पर पहले वाले के अंतर्गत इस अच्छा जो शब्द लिखा हुआ है, इसकी व्याकरणिक कोटि क्या है। व्याकरणिक कोटि क्या होने से मेरा तात्पर्य क्या है जी, कि ये जो अच्छा शब्द लिखा हुआ है, ये यहाँ पर कोई संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रक्रिया विशेषण है, प्रविशेषण क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये मोहन है संज्ञा, और ये अच्छा मोहन के लिए आ रहा है, जो कि क्रिया पूरक के रूप में यूज किया जा रहा है, क्रिया पूरक या क्रिया संपूरक के रूप में। तो यहाँ जो ये अच्छा है ये विशेषण है, और विशेषण भी कौन सा जी, गुणवाची विशेषण। कैसा विशेषण हो जाएगा ये, गुणवाची विशेषण। ध्यान देना, आज का व्याख्यान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज मैं सारे शब्दों से ही आपको खिलवाऊंगा। शब्दों के साथ ही आज छेड़छाड़ होगी, किस प्रकार से एक शब्द की व्याकरणिक कोटि उसके शब्द से तय नहीं होती, बल्कि उसके यूज से तय होती है। वो कहाँ प्रयुक्त किया गया है, आपको आज ये समझ में आएगा कि शब्द के प्रयोग के आधार पर ही हम उसका नामकरण करते हैं, उसकी व्याकरणिक कोटि तय करते हैं। तो देखो, मोहन अच्छा है, यहाँ पर गुणवाची विशेषण है। चूंकि ये विशेषण शब्द यहाँ पर क्रिया पूरक, जो कि क्रिया है, उसका पूरक के रूप में आया है। मोहन अच्छा लड़का है। मेरे विद्यार्थियों, ये लड़का यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, और ये संज्ञा है तो उसके पहले ये यूज किया जा रहा है। ये अच्छा शब्द किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके लिए यूज किया जा रहा है, अच्छा लड़के के लिए। तो यहाँ पर भी ये गुणवाची विशेषण है। कैसा जी, गुणवाची विशेषण है यहाँ पर भी। यानी कि दोनों सेंटेंस में, पहले और दूसरे दोनों वाक्यों के अंतर्गत अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, यहाँ पर क्रिया पूरक के रूप में है, जबकि यहाँ पर ये विशेषण है और गुणवाची, और यहाँ पर ये विशेषता बता रहा है लड़के की। मोहन अच्छा गाता है। मोहन अच्छा गाता है। ध्यान दीजिएगा साहब, क्या लिखा हुआ है जी, मोहन अच्छा गाता है। अब यहाँ पर ये गाने की विशेषता बता रहा है।
मोहन की नहीं बता रहा है, बल्कि मोहन के द्वारा जो क्रिया संपन्न की जा रही है गाने की, उसको क्वालिफाई कर रहा है कि मोहन अच्छा गाता है। तो जब मोहन अच्छा गाता है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा जी, क्रिया विशेषण। क्या हो गया ये, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी अगर बात करें तो क्रिया विशेषण तो 4 प्रकार के थे ना, स्थानवाची, कालवाची, परिमाणवाची और एक स्थानवाची, रीतिवाची। तो कालवाची जो किस टाइम को बताता है, परिमाणवाची जो कि मात्रा को बताता है, स्थानवाची जो स्थान का बोध कराता है, रीतिवाची जो शैली, ढंग या तरीकों को बताता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोहन अच्छा गाता है। किस प्रकार का विशेषण होगा ये, अगर आपसे कहा जाए तो ये रीतिवाची विशेषण होगा। रीतिवाची का मतलब ये शैली बताया जा रहा है, गाने का तरीका, गाने का ढंग, गाने की शैली, गाने का तरीका, गाने का स्टाइल बताई जा रही है कि मोहन अच्छा गाता है। ठीक है। अच्छा, आपने मुझे कॉल किया, तो यहाँ ये कौन सा होगा, क्रिया विशेषण में भी रीतिवाची। चाहो तो आप लिख लेना रीतिवाची, कल मैंने बहुत अच्छे से बताया था ये सब। अच्छा, आपने मुझे कॉल किया, देखो अच्छाई सब जगह है, यहाँ पर भी अच्छा है विद्यार्थियों। तो यहाँ हम विस्मय से, आश्चर्य से किससे करें, अच्छा आपने कॉल किया था मुझे। कई बार ऐसा होता है ना, कोई कॉल करते आप नहीं उठा पाते, बाद में बोलते अच्छा आपने कॉल किया है मुझे। तो यहाँ ये जो अच्छा है ये है विश्वम्यादि बोधक है। किसके रूप में हो रहा है, विश्वम्यादिक बोधक के रूप में यूज किया जा रहा है। किसके रूप में, विश्वम्यादिक बोधक के रूप में यूज किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मोहन ने अच्छे अच्छों को पढ़ाया। मोहन ने अच्छे अच्छों को पढ़ाया। यूं भी कह सकता हूं कि मोहन ने अच्छों अच्छों को, 2 बार अच्छों अच्छों का प्रयोग भी कर सकता हूं, और अच्छे अच्छों को पढ़ाया। तो भी बहुत ध्यान देना, बहुत शानदार है। सारे के सारे जो सेंटेंस है उसमें एक ही शब्द का विविधतापूर्ण अलग अलग व्याकरणिक कोटि के रूप में प्रयोग हो रहा है। और मैं फिर बोलूंगा कि शब्द की व्याकरणिक कोटि यानी कि उसका नामकरण, उसकी व्याकरणिक कोटि क्या है, यह तय करता है कि आपने उसका प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में, किस जगह किया है और वो क्या अर्थ दे रहा है। मोहन ने अच्छे अच्छों को पढ़ाया। मेरे विद्यार्थियों, ये यहां पर होगी जातिवाचक संज्ञा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जातिवाची संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। कौन, अच्छे अच्छों। क्योंकि आपको भली भांति पता है कि जब हम किसी भी विशेषण का बहुवचन कर देते हैं, हेलो, मैं आपको बता चुका हूं विशेषण के टॉपिक में, संज्ञा के प्रकरण में, विशेषण के प्रकरण में आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी हम किसी विशेषण का बहुवचन कर देते हैं तो वह जातिवाची संज्ञा बन जाता है। गरीबों से प्रेम करो, अमीरों से नफरत मत करो, बुद्धिमानों की इज्जत करो, बड़ों की बात मानो, बूढ़ों का सम्मान करो। अब ये मैंने जो गरीबों बोला है, अमीरों बोला है, बुद्धिमानों बोला, ये सब के सब गरीब, अमीर, बुद्धिमान, बूढ़ा, ये सब विशेषण थे, लेकिन बहुवचन में प्रयुक्त करते ये सब के सब कॉमन नाउन हो गए, यानी कि जातिवाची संज्ञा बन गया, जो कि एक का नहीं बल्कि सबका बोध करा रहा है। तो आपको यहाँ पर देखना होगा, अच्छे अच्छों को पढ़ाया, यानी कि ये जो शब्द थे ये जातिवाची संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। आप इनको नोट कर लो, मैं कुछ और प्रश्नों पर लेकर आपको चलता हूं। तो देखिए साहब, दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द की व्याकरणिक कोटि बताइए। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द की व्याकरणिक कोटि बताइए। यानी आप अगर देखोगे तो कुल मिलाकर के आपके पास 6-7 प्रश्न है, 6-7 वाक्य है और बहुत शब्द पर रेखांकन हो रहा है। मैं बिल्कुल एक तरफ हो जाता हूं, आप देखते रहिए। और बहुत शब्द पर आपके रेखांकन हो रहा है और आपको तय करना है कि आखिर ये बहुत शब्द किस वाक्य में किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है, यानी कि उसकी व्याकरणिक कोटि क्या है। पहले आप बताइए फटाफट। आप वीडियो को रोक सकते हो और देखो क्या है, पढ़ करके देखिए क्या होना चाह रहा है। अगर आपने ये देख लिया, ये बता दिया, तो मैं कह रहा हूं कि विशेषण है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष रूप से विशेषण और क्रिया विशेषण वाला प्रकरण आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो, पहले शब्द पर देखते, राम को बहुत ज्ञान है, यानी कि राम के पास बहुत सारा ज्ञान है। विद्यार्थियों, ये ज्ञान क्या है जी? संज्ञा। और ये बहुत किसको क्वालिफाई कर रहा है? ज्ञान को। ज्ञान किस प्रकार की संज्ञा है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल बोले तो
जिसको गिना नहीं जा सके। और जब इसके पहले ही आ रहा है बहुत, तो फिर ये बहुत क्या हो जाएगा जी, विशेषण। पर कैसा विशेषण, संख्यावाची या परिमाणवाची? ज्ञान को गिना नहीं जा सकता ना, तो फिर ये बहुत को कैसे गिन लोगे? अगर मैं कहता कि राम के बहुत सारे बच्चे हैं, तो फिर तो ये संख्यावाची हो जाता, क्योंकि बच्चों को तो गिन सकते हैं, चाहे वो 4 हो या 40 हो। लेकिन यहां जो लिखा हुआ है बहुत ज्ञान है राम को, बहुत ज्ञान है, मतलब कि बहुत सारा ज्ञान है राम को, तो हम उसको चूंकि गिन नहीं सकते। तो ये विशेषण तो है, चूंकि क्वालिफाई कर रहा है किसको, ज्ञान को, पर ये किस प्रकार का विशेषण हो गया जी, परिमाणवाची विशेषण। कैसा विशेषण, परिमाणवाची विशेषण। दूसरा देखिए, राम के पास बहुत रुपए हैं, हेलो, यहां भी बहुत और यहां भी बहुत, लेकिन देखेंगे आप दोनों जगह उसकी व्याकरणिक कोटि, उसका नामकरण, उसका नाम, उसका काम अलग अलग है। यहां ज्ञान को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि एक प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि ये बहुत यहां रुपयों के लिए आ रहा है। एंड यू नो रुपीज कैन बी काउंटेड, दैट्स व्हाई रुपीज आर काउंटेबल नाउन। इनको गिना जा सकता है, और गिना जा सकता है, तो यहाँ पर संख्यावाची होगा। लेकिन संख्यावाची में भी कौन सा, निश्चित या अनिश्चित? बताइए, निश्चित संख्यावाची या अनिश्चित संख्यावाची? बताइए। चूंकि यहाँ आपने देखा है राम के पास बहुत रुपए हैं। अब बहुत रुपए हैं तो बहुत की कोई परिभाषा नहीं है, कम, ज़्यादा, थोड़े, अधिक, बहुत की आज दिन तक कोई परिभाषा नहीं बनी। जिसके पास 100, 200, 500 रुपया हो उसके लिए 10,000 रुपया जिसके पास हो वो बहुत हो गए। जिसके महीने की इनकम 50,000 रुपया महीना हो उसके लिए, जिसके पास 50 लाख होंगे वो बहुत हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर 10,000 रुपये महीने की नौकरी करने वाला है और उसके पास 10 लाख रुपया जमा हो गया तो वो तो बहुत मान लेगा। तो कहने का मेरा आशय क्या है कि बहुत रुपए इनका इनको हम गिन नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है कितने हैं। अगर ये होता राम के पास 10 रुपये हैं, राम के पास 1 लाख रुपए हैं, राम के पास 50,000, 10,000, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है राम के पास बहुत रुपए हैं। अब बहुत रुपए हैं मतलब कि बहुत सारे रुपए हैं, हम उनको हम गिन तो सकते हैं लेकिन पता नहीं है, तो ये संख्यावाची है। लेकिन उसमें भी कौन सा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची तो इसलिए है क्योंकि रुपयों को गिना जा सकता है लेकिन पता नहीं लग रहा ना कितने हैं, तो अनिश्चित। इसी प्रकार परिमाणवाची भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाची। समझ में आ रहा है? जैसे कोई चीज़ लिक्विड होती, लीटर 2 लीटर होती तो निश्चित संख्यावाची हो जाता, और बहुत सारा तेल बह गया तो अनिश्चित हो गया। अब जैसे यहाँ बहुत सारा ज्ञान है या बहुत ज्ञान है तो यह भी अनिश्चितवाची ही है, ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाची। और ये भी कौन सा हो गया, संख्यावाची विशेषण। उसमें भी इस अ का तात्पर्य अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। कौन, ये बहुत शब्द, ये रुपये शब्द क्या है, ये नाउन है। ओके, राम बहुत पढ़ता है, राम बहुत पढ़ता है। अब आप देखेंगे सब जगह एक जैसा ही शब्द आ रहा है, राम बहुत पढ़ता है। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी प्रकार से पूछे हुए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं या बहुत अच्छे यूँ कहूँ वाक्य हैं। राम बहुत पढ़ता है, बताइए साहब, फटाफट बताइए क्या होना चाहिए, राम बहुत पढ़ता है। दे दिया आंसर। देखो, पढ़ना जो है वो क्रिया है, और ये बहुत क्या बता रहा है, उसकी विशेषता। तो राम बहुत पढ़ता है, यानी कि यहाँ पर ये बहुत क्या है जी, क्रिया विशेषण है। बहुत क्या है, क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि पढ़ने को बताया, पढ़ने को क्वालिफाई कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। ठीक है साहब, अगर यहाँ भी आपसे पूछा जाए कि क्रिया विशेषण में भी कौन सा क्रिया विशेषण होगा, चूंकि क्रिया विशेषण के तो 4 भेद हैं ना, बताया था ना, स्थानवाची क्रिया विशेषण, कालवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची और एक रीतिवाची बताया था। जो क्रिया के घटित होने का स्थान का उल्लेख करे वो स्थानवाची है, समय का उल्लेख करें कालवाची है, मात्रा इतना अधिक बहुत थोड़ा परिमाणवाची है, और शैली तरीका या ढंग स्टाइल को बताए तो वो रीतिवाची है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राम बहुत पढ़ता है, तो ये क्रिया विशेषण तो है, लेकिन उसके अंतर्गत भी कौन सा क्रिया विशेषण हो गया,
परिमाणवाची। अगर मैं चाहूँ तो इसको और क्या कर सकता हूँ, ये प और लगा दिया, प का मतलब परिमाणवाची क्रिया विशेषण। कौन? बहुत। चौथा है राम बहुत अच्छा खिलाड़ी है। विद्यार्थियों, ये खिलाड़ी शब्द क्या है? संज्ञा। किस प्रकार की संज्ञा है खिलाड़ी? खिलाड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? फटाफट बताइए, संज्ञा खिलाड़ी किस प्रकार की है? तो खिलाड़ी जो शब्द है वो जातिवाची संज्ञा है, क्योंकि कोई भी खेलने वाला खिलाड़ी हो सकता है। ये अच्छा क्या है? विशेषण। और जो विशेषण को भी क्वालिफाई करे या विशेषण की भी विशेषता बता दे उसको बोल देते हैं प्रविशेषण। क्या बोला जाता है जी? प्रविशेषण। ध्यान दीजिएगा साहब, मैं व्याख्या कर रहा हूँ। संज्ञा शब्द है खिलाड़ी, जबकि अच्छा विशेषण है। विशेषण को जोर देने वाले शब्द, विशेषण को बल देने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, तीनों बातों का मतलब एक ही। बल देने वाले, जोर देने वाले या विशेषता बताने जो विशेषण को और मजबूती प्रदान करे। राम अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, राम खिलाड़ी है, सामान्य इंफॉर्मेशन। राम अच्छा खिलाड़ी है, उसकी विशेषता बताई जा रही कि अच्छा है। फिर कह दिया आपने राम अच्छा नहीं बल्कि राम बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो इस बहुत ने इस अच्छे को बल प्रदान कर दिया, तो वो शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण। तो हमारा यहाँ बताने का उद्देश्य क्या था कि हमारी अंडरलाइन किस पर हो रही थी? इस बहुत शब्द पर यही हो रही थी। तो ये क्या था? प्रविशेषण। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रविशेषण। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण। जबकि अच्छा शब्द विशेषण है, गुणवाची विशेषण है। अच्छा शब्द गुणवाची विशेषण है, खिलाड़ी संज्ञा है, जातिवाची। पांचवें प्रश्न की ओर मुंह करो। राम बहुत अच्छा खेलता है। राम बहुत अच्छा खेलता है। राम बहुत अच्छा खेलता है। देखो साहब, खेलना क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बता रहा है अच्छा। अच्छा गाता है, अच्छा खेलता है, अच्छा पढ़ता है, अच्छा नाचता है, ये सब के सब क्रिया विशेषण है। तो मेरे विद्यार्थियों, ये अच्छा शब्द तो क्या है? क्रिया विशेषण। उसमें भी कौन सा? ढंग बता रहा है। कैसे खेलता है? अच्छा खेलता है। याद रखना, रीतिवाची जो क्रिया विशेषण था उसमें ढंग, शैली या तरीका बताया जाता है। कल के व्याख्यान में मैंने आपसे कहा था कि ढंग, शैली या तरीका बताया जाता है किसमें? रीतिवाची क्रिया विशेषण में, जो कि हाउ का, कैसे का उत्तर होता है। राम कैसे बोलता है, राम कैसे पढ़ता है, राम कैसे खेलता है। तो यहां पर कहा आपने कि राम अच्छा खेलता है, तो ये जो अच्छा शब्द ये क्रिया विशेषण है। कौन सा? रीतिवाची। और ये इस बहुत ने इस अच्छे को और बल दे दिया। मैंने कहा राम अच्छा खेलता है, पर आपने कहा नहीं नहीं नहीं, राम अच्छा नहीं, राम बहुत अच्छा खेलता है। तो इस बहुत शब्द ने इसको बल प्रदान कर दिया। जैसे यहां पर इस विशेषण को मजबूती दी, इसको बल प्रदान किया, उसी प्रकार इस बहुत शब्द ने इस अच्छा को बल प्रदान कर दिया। चूंकि इस अच्छा शब्द की भूमिका यहां पर विशेषण की है, क्रिया विशेषण की है, रीतिवाची क्रिया विशेषण की, इसलिए ये बहुत जो है ये प्रक्रिया विशेषण कहलाएगा। चूंकि मेरे बताने का उद्देश्य इन सारे शब्दों के अंतर्गत बहुत कोई है। हालांकि मैं प्रत्येक शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, लेकिन हमारा जो जोर है वो किस पर है? बहुत। जहां अंडरलाइन कर रखिए, तो इसको बोलते हैं प्रक्रिया विशेषण। क्या बोलोगे जी? प्रक्रिया विशेषण। इसको यहां पर जबकि कोई क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द हो तो उसको बोल देते प्रक्रिया विशेषण। तो राम यहां पर ये बहुत शब्द क्या हो गया? प्रक्रिया विशेषण। और ये अच्छा को कहा जाए तो अच्छा को भी लिख लो, रीतिवाची क्रिया विशेषण। बहुत खूब, आपने गजब कर दिया। बहुत खूब, आपने गजब कर दिया। बच्चों इसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, लग ही रहा है ये तो कि ये विश्व में आदि बोधक अव्यय है। विश्व में अधिक बोधक अव्यय। कैसे लग रहा है? बहुत खूब, आपने कमाल कर दिया। बहुत खूब, गजब शॉट मारा है आपने। बहुत खूब, गजब बोले हुआ। बहुत खूब, आपने गजब कर दिया। राम ने बहुतों को सुधार दिया। हेलो, बहुतों को। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसके पहले वाले प्रश्न की व्याख्या कर रहा था, एक्सप्लेनेशन आपको जब दे रहा था इसके पहले वाले प्रश्न में, उस संदर्भ में मैंने आपसे बहुत अच्छे से कहा था, बिल्कुल जिम्मेदारी से आपसे कहा था कि जब विशेषण शब्दों को बहुवचन बना देते हैं तो वह संज्ञा बन जाता है, जातिवाची संज्ञा बनता है। याद है ना? विशेषण शब्द को जब बहुवचन बना दिया जाता है, इसी प्रकार इंग्लिश में भी एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल द लगा देते हैं तो वो
जातिवाची संज्ञा बन जाता है। तो राम ने बहुतों को सुधार दिया, एक को नहीं बहुतों को, यानी कि बहुत सारों को सुधार दिया। तो मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, ये यहाँ पर हो गया जातिवाचक संज्ञा। ओके, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर हो सकता है कि एक शब्द को लेकर के मैंने आपको 5-7 वाक्य लिखा दिया, अलग अलग प्रकार से उसका प्रयोग करवा दिया है मैंने आपको। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे हम उसकी व्याकरणिक कोटि किस आधार पर हम तय करें। ठीक है साहब, कुछ और प्रश्नों की ओर मुंह करते हैं। देखिए साहब, पुनः कुछ प्रश्न आपके समक्ष हैं। तीसरा प्रश्न है कि तो शब्द का प्रयोग निपात के रूप में किस वाक्य में हुआ है। एक बार पुनः प्रश्न पढ़िए ठीक से। तो शब्द का प्रयोग, किसका प्रयोग? तो शब्द का प्रयोग निपात के रूप में किस वाक्य में हुआ है। अजय, निपात को आपने बहुत अच्छे से जाना है। किसी शब्द पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो निपात कहलाता है। पहली ऑप्शन, यदि वो जाएगा तो बहुत कुछ पाएगा। यदि और तो, यदि और तो कहाँ यूज किए जाते हैं बताइए? यदि और तो बहुत अच्छे से बताया था आपको। ये समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण, जहां पर जोड़े में आते हैं। इसके पहले वाला वीडियो देखो, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। यदि और तो शर्त बताता है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। यदि वो जाएगा तो बहुत कुछ पाएगा। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ध्यान देना, यहाँ भी देखो जी, देखने में तो वही शब्द है लेकिन उसका यूज, उसकी व्याकरणिक कोटि अलग हो जाती है उसके भाव के आधार पर, उसका जहां हमने प्रयोग किया है उसके आधार पर। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ये भी समुच्चय बोधक अव्यय। उसमें भी व्यधिकरण 2 प्रकार के बताए, तो समानाधिकरण और व्यधिकरण। अकेला शब्द अगर हो अव्यय के रूप में और 2 वाक्य या शब्दों को जोड़ रहा हो तो वो समानाधिकरण होता है, और जोड़े के अंतर्गत प्रयुक्त किया जा रहा हो तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। मैं तो इस पर गौर कीजिए। ये लोग जिन बच्चों ने कल का वीडियो नहीं देखा, फिर बोल रहा हूँ कल का देखना, वहाँ उसके अंतर्गत बताया हुआ है। भी, तो, तक, मात्र, सिर्फ, केवल, ये तमाम शब्द जो होते हैं ये निपात होते हैं, बल देने के लिए यूज किया जाता है। मैं तो उससे बोला भी नहीं, ये भी है, ये भी निपात ही है। तो यहाँ तो की बात कर रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? तीसरा, मैं तो उससे बोला भी नहीं। फिर भी आगे देखते हैं, अगर आपको, अगर और यदि एक ही बात है भैया, तो अगर आपको आता है तो मुझे भी बता दीजिए मेरे विद्यार्थियों। यहाँ पर भी ये अगर और तो जो प्रयोग हो रहा है ये समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, माने कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो आपको लग रहा है कि तो सब वाक्यों में आ रहा है, सभी वाक्यों में तो का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन निपात के रूप में तो का प्रयोग केवल हमारे तीसरे वाक्य में ही हो रहा है। अगला प्रश्न की ओर मुंह करते हैं। चौथा प्रश्न है, वह अपने मित्र की बात से खाली स्थान, रिक्त स्थान सहमत था। आगे लिखा भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित क्रिया विशेषण से कीजिए। माने कि ये जो रिक्त स्थान आ रहा है इसमें यथोचित यानी कि जो उचित क्रिया विशेषण है वो भरिए। कौन सा आना चाहिए? वो अपने मित्र की बात से नया नया सहमत था, ये तो हो नहीं सकता। सहसा सहमत था, सहसा का मतलब तो एकाएक होता है, अचानक होता है, अनायास होता है, सडनली होता है, तो वो तो आएगा नहीं। भयंकर सहमत था, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? थोड़ा थोड़ा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो गया जी? द। याद रखिएगा, उत्तर देते समय हमेशा कॉमन सेंस का अप्लाई अवश्य करें। कॉमन सेंस लगाए बिना पहले तो खूब अच्छे से पढ़ें चीज़ों को, और पढ़ने के बाद फिर आप कंसेप्ट क्लियर यदि आपका हो जाता है तो फिर आप कॉमन सेंस का प्रयोग भी करें। तो ये 4 प्रश्न हो गए, कुछ प्रश्न और देखते हैं। चलिए साहब, पुनः कुछ प्रश्न हैं। देखिए, क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ढंग से देखो, क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पहला, काला कुत्ता भौंक रहा है। अजी, काला तो क्या है? विशेषण है, जो किसकी विशेषता बता रहा है? कुत्ते की, और वो भी कैसा? गुणवाची। ये काला शब्द यहाँ पर क्या है जी? ये काला शब्द यहाँ पर गुणवाची विशेषण है। ये जो काला शब्द है ये यहाँ पर गुणवाची विशेषण है, जो कुत्ते को क्वालिफाई कर रहा है, कुत्ते को विशेषता बता रहा है। काला कुत्ता भौंक रहा है,
तो काला शब्द कुत्ते की विशेषता बता रहा है, गुणवाची विशेषण है। सभी छात्र बैठे हैं, ये सभी यहाँ पर क्या है जी, संख्यावाची विशेषण है, पूरे सबका बोध दे रहा है वो, तो विशेषण है उसमें भी संख्यावाची, ठीक है, छात्रों के बारे में बता रहा है। शेर हिंसक पशु है, तो ये हिंसक, ये यहाँ पर कैसा बताया था मैंने आपको, संख्यावाची विशेषण। और संख्यावाची विशेषण में भी कौन सा, अनिश्चित, क्योंकि सभी छात्र बैठे हैं, पता नहीं है 100 है 200 है 500 है 5000 हैं, तो सभी छात्र, संख्यावाची विशेषण, उसमें भी अनिश्चित। शेर हिंसक पशु है, यह हिंसक शब्द क्या हो गया जी, ये पशु की विशेषता बता रहा है हिंसक, और हिंसक हो गया आपका गुणवाची विशेषण। जरा ध्यान देना, मैंने प्रत्येक शब्द की व्याख्या कर दी है। गुणवाची विशेषण, गुण का तात्पर्य गुणवाची, विषय का मतलब विशेषण, गुणवाची विशेषण है हिंसक, जो पशु को क्वालिफाई कर रहा है। हिंसक पशु है तो हिंसक शब्द विशेषता बता रहा है पशु की। शेर हिंसक पशु है, कैसा पशु है, हिंसक। शीला बहुत बोलती है, बोलना क्रिया, और ये बहुत आ गया। तो अब ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि उसने क्या पूछा है, क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो शीला बहुत बोलती है। आप खुद फील कीजिए, मैं फिर बोलूंगा, जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मेरा आपसे आग्रह है, कल का व्याख्यान, कल का वीडियो अवश्य देखें, उसमें आपको ये सब कुछ बहुत कुशलता से मैंने बताया है, तो आपको अच्छे से मिलेगा। ये शीला बहुत बोलती है, बोलने की विशेषता बताई जा रही है, तो क्रिया विशेषण है। और उसमें भी 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं ना, स्थानवाची, कालवाची, परिमाणवाची, रीतिवाची, तो उसके अंतर्गत भी ये परिमाण है, बहुत ज़्यादा, यानी कि परिमाण, मात्रा बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये विशेषण, क्रिया विशेषण है, और उसमें भी कौन सा, परिमाणवाची क्रिया विशेषण। कैसा क्रिया विशेषण है, परिमाणवाची। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। मैंने प्रत्येक वाक्य के अंतर्गत जो शब्द यूज किए जा रहे हैं व्याकरणिक कोटि में, उन सब की व्याख्या आपके समक्ष कर दी है। छठा प्रश्न पर है, छठे क्वेश्चन की ओर मुंह करते हैं। राम के कहने पर वो तत्काल आ गया। रेखांकित शब्द है, रेखांकित का मतलब जो रेखा के द्वारा अंकित है। हमने विराम चिन्ह में पढ़ा भी था, रेखांकन, जब किसी शब्द को महत्व दिया जा रहा हो, बल दिया जा रहा हो, जोर दिया जा रहा हो, तो रेखांकन कर देते हैं, अंडरलाइन उस पर कर देते हैं। तो मेरे सुधी छात्रों और छात्राओं, लिखा हुआ है राम के कहने पर वह तत्काल आ गया। रेखांकित शब्द क्या है, यानी कि रीतिवाची क्रिया विशेषण है, या कालवाची है, या परिमाणवाची क्रिया विशेषण है, या स्थानवाची क्रिया विशेषण है, क्या है आपको विदित होगा जी। स्थान बताने, क्रिया के घटित होने का स्थान बताने वाले शब्द स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जबकि समय बताने वाले कालवाची होते हैं, मात्रा बताने वाले परिमाणवाची होते हैं, और शैली, तरीका, ढंग, स्टाइल, पैटर्न बताने वाले रीतिवाची होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तत्काल आ गया, तो तत्काल किसका बोध दे रहा है, टाइम का, तो ये कौन सा हो जाएगा जी, दूसरा कालवाची क्रिया विशेषण है। राम के कहने पर वह तत्काल आ गया। मेरे सभी छात्रों और छात्राओं, ये हो गया आपका कौन सा जी, कालवाची क्रिया विशेषण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मुंह करते हैं। देखो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न आप पढ़िए। 7वां प्रश्न आप पढ़िए। क्या लिखा हुआ है जी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। क्रिया विशेषण, वह भी कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, वह भी कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो देखते हैं, मेरे पिताजी कम सुनते हैं। बच्चों और बच्चियों, सुनना क्रिया है, और ये कम, तो ये तो रीति नहीं हो सकता, क्योंकि रीति का तात्पर्य तो क्या होता है जी, शैली या तरीका जहां बताया जाता है, शैली या तरीका जहां पर बताया जाता है उसको बोलते हैं रीतिवाची क्रिया विशेषण। तो ये तो क्या होगा फिर बताइए, मेरे पिताजी कम सुनते हैं, थोड़ी देर पहले कहा था शीला अधिक बोलती है, तो कम सुनते हैं, ये तो क्या हो गया जी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 4 प्रकार के क्रिया विशेषण याद है, परिमाणवाची, स्थानवाची, कालवाची, रीतिवाची। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ट्रेन धीरे धीरे चलती है। अरे कल स्पष्ट लिखा था, धीरे धीरे, मंद मंद, अच्छे से, यह सब जो है ये बताता है किसको, रीति को।
तो ट्रेन धीरे धीरे चलती है। ट्रेन कैसे चलती है? धीरे धीरे। तो आंसर यही होना चाहिए, लेकिन हम चारों ऑप्शन पर भी विचार कर लेते हैं, बाकी दो बच रहे हैं उन पर भी। मैं यहाँ अभी आया हूँ, अभी क्या बता रहा है? तो ये हो गया, ये अव्यय है, और अव्यय के अंतर्गत ये क्रिया विशेषण आते हैं, और उसमें भी समय बता रहा है। तो कौन सा? कालवाची, कालवाची क्रिया विशेषण। घर के बाहर, घर के बाहर मंदिर है, घर के बाहर मंदिर है। तो अब ये घर के बाहर मंदिर, के बाहर, के भीतर, के अंदर, के दाएं, ये क्या हो जाता है जी? बताइए, कुछ बताया था ना, संबंध बोधक। कौन सा अव्यय जी? संबंध बोधक। तो आंसर क्या हो गया? ट्रेन धीरे धीरे चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमें सफलता मिलने तक कोशिश करना चाहिए। यस, हमें सफलता मिलने तक कोशिश करना चाहिए। वाक्य में संबंध बोधक अव्यय हैं। सफलता, अरे सफलता तो मेरे भैयाओ भाववाची संज्ञा है। तक, जी हाँ, तक, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। सही आंसर क्या है? तक। याद रखना, ये तक निपात भी है। हेलो, तक निपात भी है, लेकिन इसका प्रयोग पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हमें सफलता मिलने तक कोशिश करनी चाहिए। कहाँ तक? सफलता मिलने तक। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए। तो ये दोनों को जोड़ रहा है, हमें सफलता मिलने तक और फिर आगे कोशिश करनी चाहिए। तो सफलता मिलना और कोशिश करना, उसको किसने कर दिया? ही तक ने। कोशिश तो क्रिया है और चाहिए भी क्रियापद है। तो आंसर क्या हो गया जी आपका? तक। तो ये था आपका 8वां प्रश्न। कुछ और प्रश्न इसी श्रृंखला में देखते हैं। चलिए साहब, देखिए 9वें प्रश्न पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है? संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? संबंध बोधक अव्यय। तो देखिए, सबसे पहले शीला भीतर पढ़ रही है। शीला भीतर, इसमें अव्यय पद कौन सा है? पहले ये देखिए, तो अव्यय पद आ गया भीतर। और आप जानते हो जी, अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये सारे शब्द तो हमारे पास क्या होते हैं जी? बताइए, क्या बताया था इनको? क्या बताया था इन सबको? क्रिया विशेषण। और कैसे? चूंकि भीतर किसका बोध दे रहा है? स्थान का। तो ये तो क्या हो गया? स्थान वाची क्रिया विशेषण। कैसा? स्थानवाची। शीला भीतर पढ़ रही है, स्थानवाची क्रिया विशेषण। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? घर के अंदर, घर के अंदर पानी आ गया। घर के अंदर, के बाहर, के बिना, याद है? के नीचे, के ऊपर, के दाएं, के बाएं। तो फिर वहां पर क्या मानते हैं? संबंध बोधक अव्यय, कल बताया था ना। तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? घर के अंदर पानी आ गया। तीसरा भी देख लेते हैं, राम कोटा पहले जाएगा। हेलो, राम कोटा पहले जाएगा। तो मेरे विद्यार्थियों, ये तो क्या हो गया जी आपका? कालवाची क्रिया विशेषण। काल बता रहा है, समय को बता रहा है, पहले जाएगा कोटा। लड़का एकाएक चिल्ला उठा। अब इसमें सबसे पहले देखें क्रिया विशेषण। इसमें अव्यय क्या है? एकाएक। और ये एकाएक किस प्रकार का अव्यय? तो क्रिया विशेषण। उसके अंतर्गत भी कौन सा है? रीतिवाची। रीतिवाची। शैली बताई जा रही, तरीका कैसे चिल्ला उठा? अचानक, सहसा, एकाएक, अनायास, फटाफट, अकस्मात। ये सब के सब जो है वो रीतिवाची में ही आते हैं। 10वें प्रश्न पर मुंह कीजिए, पढ़ो और देखो क्या आना चाहिए। 10वां प्रश्न क्या है? देखो, धन केवल भौतिक सुख दे सकता है। यस, धन केवल भौतिक सुख दे सकता है। वाक्य में प्रयुक्त अव्यय भेद है, अर्थात इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो सबसे पहले तो इसमें अव्यय देखें। धन तो संज्ञा है,
भौतिक सुख, सुख को क्वालिफाई कर रहा है, देना क्रिया है, दे सकना उसकी सहायक क्रिया हो गई। तो हमारे पास अवे वाला पद बचा कौन सा? केवल। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये केवल किसकी भूमिका में है यहाँ पर? धन केवल भौतिक सुख दे सकता है। धन यानी कि इन पर जोर दे रहा है, धन भौतिक सुख दे सकता है, ठीक है, केवल भौतिक सुख यानी कि उसके अलावा कुछ और नहीं, सिर्फ भौतिक सुख, नथिंग एल्स। तो यहां इन पर जोर देने के लिए, और जोर देने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है निपात। तो सही आंसर क्या हो गया? बोलो, सही आंसर हो गया साहब आपका निपात, पार्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल नहीं, पार्टिकल्स। एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से, वाक्य पढ़ रहा हूं देखो, एक पद, अगला प्रश्न 11वां, एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को कहते हैं। जो जोड़ते हैं, बहुत अच्छे से बता रखा है यार, वो जो जोड़ते हैं एक दूसरे को वो क्या कहलाते हैं? आप बताइए, फटाफट बता दीजिए। विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं क्या? नो, आश्चर्य बताते हैं। संबंध बोधक, तो आपको पता है संबंध बताया जाता है, क्रिया विशेषण है नहीं, तो बचा कौन सा? समुच्चय बोधक अव्यय। सही आंसर क्या होगा आपका? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, कर लीजिए फटाफट नोट। ठीक है साहब, देखिए आपके समक्ष पुनः 3 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 12वां क्या है, देखते हैं जरा। यह आप क्या बोल रहे हो? पीछे देखो, यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लग रहा है। यह आप क्या बोल रहे हो? यह वस्तुतः प्रश्न नहीं है विद्यार्थियों, इसको प्रश्न मानने की भूल मत करना। दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। यह आप क्या बोल रहे हो, यह आश्चर्य से पूछ रहा है, कोई विस्मय हो रहा है। जैसे आपने आकर के कहा कि यार वो नहीं रहा, अब आपने कहा भी कल तो मुझे मिला ही था, तो आप क्या बोलोगे पलट करके? ये आप क्या बोल रहे हो? तो यहां पर उसने कहा ये आप क्या बोल रहे हो, वाक्य में क्या अव्यय रूप, वाक्य में क्या अव्यय का रूप है? संबंध तो हो नहीं सकता, समुच्चय का कोई मतलब ही नहीं है। विस्मयादि बोधक, कौन सा उत्तर होगा? विस्मयादि बोधक। प्रश्नवाची की मानने की भूल मत करना। अधिकतर विद्यार्थी, जो मेरा अनुभूति विषय है, अधिकतर विद्यार्थी उसी को लगाएंगे प्रश्नवाची को। बट इस फैक्ट को याद रखना, बी केयरफुल टू दिस फैक्ट, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप ये क्या बोल रहे हो? तो ये उसको यकीन नहीं हो रहा। तो ठीक है, विस्मयादि बोधक। मुंह करते हैं 13वें पर, मैं राम को जानता भर हूं। हेलो, ये भर जो है ये अव्यय है। बट नाउ वी आर टू नो व्हाट काइंड ऑफ दिस एडवर्ब इज। ये क्या है? ये एडवर्ब तो है नहीं, पार्टिकल, यानी कि जिसको इंग्लिश में पार्टिकल बोलते हैं, हिंदी में बात करूं तो ये अव्यय, निपात। अब अव्यय के अंतर्गत देखते हैं कि क्या कौन सा है। तो मैंने बोल ही दिया, निपात है। तक, मात्र, सिर्फ, केवल, तो, भी, ही, ये तमाम शब्द अव्यय के अंतर्गत ही माने जाते हैं, लेकिन अलग ही एक इनकी व्याकरणिक कोटि बना दी, जिसका नाम दे दिया है निपात, पार्टिकल्स। आर यू गेटिंग व्हाट आई सेड? समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? तो यहां कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि ये भर आ गया है। अब इसने पूछा है मैं राम को जानता भर हूं, मतलब कि केवल जानता ही हूं, बस थोड़ा सा जानता हूं, ज्यादा उसके बारे में मुझे कोई उस जानकारी नहीं है, सिर्फ जानता हूं। वाक्य में अव्यय है, बच्चों और बच्चियों संबंध बोधक तो है नहीं, संबंध बता नहीं रहा है, विस्मय हो नहीं रहा। ये क्या है जी? निपात, क्योंकि क्रिया विशेषण भी नहीं है। याद रखना, बताया था, तो, ही, भर, तक, मात्र, केवल, सिर्फ, ये सब के सब निपात होते हैं, जो कि किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। 14वां क्वेश्चन है, देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास। 14वां, निपात का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ? देखो ये नहीं बड़ी गड़बड़ पैदा करता है, सबको करता है। ये वाक्य में दिया होता है नहीं, और हम पढ़ लेते हैं क्या? निपात का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, सबके साथ होता है। तो थोड़ा सा केयरफुली वाक्य को पढ़ें, ऐसा अक्सर गलती हो जाती है। निपात का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ। अब जल्दबाजी में हम क्या पढ़ लेते हैं? निपात का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, और उसी के मुताबिक, उसी के अनुसार हम उत्तर दे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा साहब, वाक्य को ठीक से पढ़ें। प्रश्न की लैंग्वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ योर क्वेश्चन, देयर आफ्टर यू आर एबल टू आंसर करेक्टली। उसी के बाद आप सही आंसर दे सकते हो।
ठीक है, तो देखो निपात का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ, यानी ऐसा कौन सा वाक्य जिसके अंतर्गत निपात का प्रयोग नहीं हुआ। पहला प्रश्न हमेशा की, पहला उत्तर हमेशा की तरह आपकी ओर से। पढ़िए क्या आना चाहिए। केवल तुम ठहर सकते हो, मतलब और कोई नहीं, सिर्फ तुम, केवल तुम ठहर सकते हो। यानी कहीं आपने कहा कि हम ठहरना चाहते हैं तो सामने वाले ने बोल दिया केवल तुम ठहर सकते हो, तुम्हारे सिवाय नो वन कैन एक्सेप्ट यू, सिर्फ तुम ठहर सकते हो, ओनली यू कैन स्टे, केवल तुम ठहर सकते हो। तो यहां पर तो मेरे विद्यार्थियों ये केवल जो है निपात हो गया। 4 शब्द भर आने से आप सफल नहीं हो सकते। 4 शब्द भर का मतलब थोड़ा सा ज्ञान, 4 शब्द भर का मतलब थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सा ज्ञान होने से आप सफल नहीं हो सकते, आप पास नहीं हो सकते। तो ये भर जो है ये पुनः यहाँ पर निपात है, यानी इसमें केवल है, इसमें भर है, और चूंकि ये अव्यय है लेकिन अव्यय की एक कोटि हमने दे दिया निपात। और मैंने कहा भी था आपसे कि कुछ विद्वान लोग अव्यय के अंतर्गत ही उसको मानते हैं और कुछ अलग भी मान लेते हैं, पर उसका हमने नाम क्या दे दिया, निपात। मेरे पास मात्र एक पुस्तक है, हेलो, मात्र एक पुस्तक है मेरे पास, मात्र। आपको भली भांति पता है, मैं कई बार आपको अवगत करा चुका हूं, पुनः एक बार आपको स्मरण दिला रहा हूं कि मात्र, सिर्फ, केवल ये निपात कहलाते हैं, ये बल देते हैं। तो मेरे पास मात्र एक पुस्तक, इसका मतलब इसमें भी निपात का प्रयोग हुआ है। तो पहले, दूसरे, तीसरे में भी हुआ है। चौथा सेंटेंस आप देखेंगे तो चौथा क्या बोल रहा है, अबे तू जा। और विद्यार्थियों ये विस्मयादि बोधक को प्रकट कर रहा है, या गुस्से को प्रकट कर रहा है, घृणा को, अबे तू जा। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा जी, चौथा होगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, अबे तू जा। और इसने पूछा है किसके अंतर्गत निपात का प्रयोग नहीं हुआ, तो चौथा हमारा ऑप्शन है जिसके अंतर्गत निपात का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है साहब, ठीक है साहब। तो पुनः देखो आपके सामने 15, 16, 17 और 18, और ये आपको बता दूं मैं सेकंड ग्रेड RJS RPSC एग्जाम वगैरह उसके प्रश्न है ये। ठीक है, देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अविकारी है। आपके सामने विद्यार्थियों 4 ऑप्शन है, डाकू, आंख, विद्रोह और क्योंकि। ऑप्शन क्या क्या है जी, डाकू, आंख, विद्रोह और क्योंकि। और पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द अविकारी है। मेरे विद्यार्थियों डाकू से तो डाकू जो शब्द है वो तो चूंकि जातिवाची संज्ञा है और उसका तो विकार उत्पन्न हो जाता है, संज्ञा है तो विकारी होगा ही होगा। डाकुओं ने मुझे रोक लिया, अब डाकुओं ने मुझे रोक लिया, इसका मतलब डाकू में तो विकार आ गया ना। अविकारी का मतलब तो जिसमें विकार उत्पन्न ना हो। और मैं मेरे व्याख्यान के प्रारंभ में ही आपको बता चुका हूं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी होते हैं, चूंकि लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष के अनुसार इनके रूप में बदलाव आ जाता है, रूपांतरित हो जाते हैं। तो डाकू तो संज्ञा है, वो भी कैसी, जातिवाची। आंख जातिवाची, शरीर के सारे अंग जातिवाची, किसी की भी हो सकती है, आंख तो आंख होती है। विद्रोह भी संज्ञा है लेकिन भाववाची। और क्योंकि जो है यही आपका सही आंसर है, ये हमारा अविकारी है। और अविकारी के अंतर्गत भी ये समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा, समुच्चय बोधक अव्यय। चूंकि अव्यय के हमने 4 भेद देखे थे ना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विषय म्यादि बोधक अव्यय, और एक हमने देखा था निपात। तो ये वहां पर क्योंकि हमारा सही आंसर हो जाएगा और ये होगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है, यानी कि ये 4 शब्द आपके समक्ष श्वेत पट्ट पर हैं और इनमें से ऐसा शब्द बताना है जो कि क्रिया विशेषण नहीं है। सबसे पहले क्रिया विशेषण का मतलब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, और ये अविकारी होते हैं। अविकारी होते हैं मतलब कि ये इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, तो यहां जरा ये ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है। अब देखो क्रिया विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण भी हमने देखे थे कि 4 प्रकार के थे, स्थानवाची, कालवाची, परिमाणवाची और रीतिवाची। तो अगर हम देखें तो ये अचानक जो है, अचानक, सहसा, एकाएक, फटाफट, अकस्मात, ये सारे जो होते रीतिवाची। आज ये कालवाची है। तथा ये तो जोड़ता है साहब, और जोड़ता है तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय, दूर, स्थानवाची, तो ये भी क्रिया विशेषण है, ये भी क्रिया विशेषण और दूर भी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया जी, तथा। चूंकि तथा अव्यय तो हैं, अव्यय तो हैं, इसमें विकार तो उत्पन्न नहीं होता, अविकारी तो है, लेकिन क्रिया विशेषण नहीं है, बल्कि ये हमारे पास समुच्चय बोधक अव्यय हैं। ठीक है,
निम्नांकित में क्रिया विशेषण नहीं है। अब आपके पास 4 शब्द पुनः दे रखे हैं, 4 विकल्प। देखो मैंने यहाँ ABCD नहीं किया, आप समझ लेना, मैंने यहाँ पर ये विकल्प चिन्ह लगा रखा है, विराम चिन्ह पढ़ा चुका हूँ आपको, ये ऑब्लिक लगा रखा है। तो देखेंगे कि निम्नांकित में से क्रिया विशेषण नहीं है, दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। देखो सहसा ये क्रिया विशेषण है। सहसा, अचानक, फटाफट, एकाएक, अकस्मात बता चुका हूँ आपको। रीतिवाची है तुरंत, ये कालवाची, समय का बोध कराते, तो रीतिवाची और कालवाची दोनों क्रिया विशेषण के भेद हैं। धीरे धीरे ये भी रीतिवाची है, आपको विदित है। क्रिया विशेषण के 4 भेद थे ना, फिर बोल रहा हूँ मैं, 50 बार बोल चुका हूँ क्रिया विशेषण के 4 भेद। इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, लेकिन एक बार फिर बोल रहा हूँ कि क्रिया विशेषण के 4 भेद, रीतिवाची, कालवाची, परिमाणवाची, स्थानवाची। तो ये सहसा तो कौन सा होता है? रीतिवाची। तुरंत ये हो गया कालवाची। धीरे धीरे ये धीरे धीरे ये भी क्या हो गया जी? रीतिवाची। यदि और तो विद्यार्थियों ये क्रिया विशेषण नहीं है, तो पहला तो हमारा आंसर क्या निकल गया? चौथा, यानी कि डी निकल गया। यदि तो निकल गया, क्योंकि पूछा है निम्नांकित में क्रिया विशेषण नहीं है, तो फिर ये यदि तो क्या है? प्रश्न ये उठता है कि ये यदि तो क्या है? तो विद्यार्थियों ये यदि तो जो है समुच्चय बोधक अव्यय है, व्यधिकरण के अंतर्गत बताया था। व्यधिकरण याद रखिएगा। हाय, अब मैं क्या करूं? वाक्य में किस प्रकार का अव्यय? हाय लगी रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है इस प्रश्न के अंतर्गत, पूरा जमाना इसका सही उत्तर देगा। कौन सा? विश्वम्याधि बोधक अव्यय। ठीक है, विश्वम्याधि बोधक अव्यय, क्योंकि विश्व में प्रकट कर रहा है। हाय, अब मैं क्या करूं? तो विद्यार्थियों आज मैंने आपको ये 18 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, जिसके अंतर्गत बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे। ये एग्जाम का ये पैटर्न है, ये आपके RPSC के पर्चे के पूछे हुए प्रश्न हैं, और उसके पहले विभिन्न निकायों में विभिन्न बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न मैंने आपको हल करवाए हैं। मैं आपको फिर बोलूंगा, जो विद्यार्थी जिज्ञासु, दक्षित होकर के, तल्लीनता से एकाग्र होकर के, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के जो अध्ययन कर रहे हैं, उनसे मेरा विशेष परामर्श है, प्रगाढ़ परामर्श है, विशेष आग्रह है कि कृपया पूरे सारे जितने भी मैंने सेंटेंस आपको लिखा है, जितने वाक्य, जितने क्वेश्चन करवाए, ऑप्शन सहित कॉपी में लिखना। हेलो, ऑप्शन सहित मैं जानता हूं लिखेंगे, क्योंकि जो विद्यार्थी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुझसे जुड़ रहे हैं वो अवश्य लिखेंगे, और तभी आप पूरी तरह से लाभान्वित हो पाएंगे। फिर आपका मर्जी आए जो प्रश्न करना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है साथ, तो आज मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूं, और अगले वीडियो में मैं आपको एक बहुत शानदार टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं। शिक्षक गणों ने बहुत भ्रांतियां फैला रखी है, उनसे ज़्यादा पुस्तकों ने भ्रांतियां फैला रखी है, पुस्तकों से ज़्यादा वापस कहूँ तो शिक्षक जनों ने फैला रखी है। वो टॉपिक है समास। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं समास को बिल्कुल मौलिकता, सटीकता, प्रामाणिकता के साथ आपके समक्ष रखूंगा। तो अगले व्याख्यान में मैं समास का प्रकरण आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। ठीक है साहब, थैंक यू, जय सिया राम।